हेलो सर, बीजेपी ने लद्दाख को अपने मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल का वादा किया था और आज सर वो अपने वादे से पीछे हट रही है। सोनम वांगचुक और लद्दाख के बहुत से लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका एक भी लीडर उनके पास नहीं गया, उनसे बात करने नहीं गया और नहीं मीडिया से दिखा रही है। देखिए, लद्दाख पे हालांकि मैं उत्तर दे चुका हूं और मैंने आपको शुरुआत इसीलिए करी कि ऐतिहासिक कुछ भूलें कांग्रेस पार्टी ने करी, उसका सुधार जो है भाजपा कर रही है। हम भी अगर कोई बात कहते हैं, सही समय आने पे उपयुक्त कार्रवाई भी होती है और वो कदम भी उठाए जाएंगे। अगर आप कश्मीर और लद्दाख की बात कर रहे हैं, हमारी तो प्राथमिकता रही है। कश्मीर में आप देखिए, टूरिज्म बढ़ के 2 करोड़ एक साल में लोग वहां जा रहे हैं। वहां पत्थरबाजी होती थी, 97% रिडक्शन आया है और कश्मीर में आज जो युवा है वो सेना भर्ती में जा रहा है। मानक जी, मैं समझता हूं इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। जो वादे किए हैं वो वादा पूरा करना ही मोदी जी की गारंटी है। ओके, अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम जयविन सहगल है और मैं आईजोन्स का ही स्टूडेंट हूं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में एक पार्लियामेंट में एक बयान दिया था कि जो पिछली सरकारों के काम गिनाए थे उन्होंने, जो उन्होंने काम किया है, हमें उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए। जो पिछले 70 साल में पिछली मौजूदा सरकार ने काम किया है, तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ, आप उनको इतना बुरा बोलते हैं? और वाजपेयी जी ने कहा था कि जो पिछली सरकार है, हमें उनके काम को कभी भुलाना नहीं चाहिए कि उन्होंने देश हित में काम किया है। सो ऐसा क्यों है कि आप हर टाइम पे 70 साल का वो बोलते हैं और बुरा ही बोलते हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया? देखिए, वाजपेयी जी ने यह भी कहा था कि अपने देश के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए। और वाजपेयी जी तो वो नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष होकर यूनाइटेड नेशंस में गए और कांग्रेस की प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करके आए। तो वाजपेयी जी की आधी बात तो अच्छी लगी, लेकिन आधी वाली जो है, जब आप कहते हैं डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया। मानक जी, आप बताइए, यहां पे इतने युवा और इतने तीखे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, मुस्कुराहट है। लोकतंत्र अगर जिंदा ना होता तो क्या यह हो सकता था? लेकिन किसने पूछा उस कांग्रेस के 51 साल के नेता से, या 52 साल के, माफी 52 साल का हो गया है, कि भाई ये क्यों कहते हो कि भारत में लोकतंत्र मर गया? ये क्यों कहते हो चुनाव से पहले? अभी का बयान बता रहा हूं, कह रहे मैच फिक्सिंग हो चुकी है चुनाव में। यही तो सवाल है, कड़वाहट इतनी आ गई है गौरव, यही तो सवाल है। अब कड़वाहट दुश्मनी हो गई है जैसे, जो ऐसी दुश्मनी कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं ये देखिए लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं आपको बताता हूं, ये कहना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कहना चाहिए कि तेलंगाना में सरकार बने तो आपका लोकतंत्र जीवित है, हिमाचल में अगर सरकार बने तो ईवीएम ठीक है, कर्नाटका में जीत जाओ तो वाह वाह लोकतंत्र। लेकिन अगर दूसरी पार्टी जीत रही है, हम हारते हैं चुनाव, हमारे। मैं सारी जनता को यह अनुरोध करूंगा, हम चुनाव हारे हों और भाजपा के किसी भी नेता का और वरिष्ठ नेता का खासकर एक बयान दिखा दे कि हमने ठीकरा फोड़ दिया और ईवीएम खराब है, और वो जीवीएल के टाइम फोड़ा था ना, तब भी एक फर्क बताता हूं आपको अच्छा हुआ ये सवाल पूछा, क्योंकि जीवीएल भाई को आप लोग घेर लेते हैं। वीवीपैट की व्यवस्था नहीं थी तब। आप सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इतने परसेंट जो ईवीएम मशीन्स हैं उनके साथ वीवीपैट होगी, और लास्ट 2019 आप भी विपक्ष के साथ वही तो कर रहे हैं। सारे के सारे विपक्षी जेल में या फिर बेल पर, जबकि बीजेपी का या एनडीए का कोई भी सहयोगी, उस पर ना ईडी की रेड होती है, ना सीबीआई उनके यहां जाती है, ना इनकम टैक्स जाता है। फिर आप गलत हो गए मानक जी। देखिए, मुझे कष्ट हुआ कि मेरे साथी मित्र इतना अध्ययन करके आए थे और गलत बोल गए। और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है जानबूझ के किया है, हो जाता है कभी कभी। आज आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत है, मैं देख रहा हूं। पहली बात आपने कही कि जेल में होना चाहिए, हर कोई जेल में है। जेल, आप बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में सर्वोच्च न्यायालय तक गए, चेक करा लीजिएगा, मैं आदेश लेके आया हूं, दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा यह मामला झूठा है, निरस्त किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, निरस्त होगा। 5000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अपने लिए बनाते हैं, जनता के लिए नहीं। दूसरी बात, पार्था चैटर्जी टीएमसी से 20 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, उनकी बेल नहीं हुई है। आपको मालूम है? एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी मानेगी प्लीज, क्योंकि जनता जानना चाहती है। मैं समझ रहा हूं आप उत्सुक हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि सारे केस सही हैं, मैंने मान लिया। तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो आप मेरा पॉइंट ये है, आपका पॉइंट ये है, मैं समझ गया, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले सारे दूध के धुले हैं, मैं उसमें वॉशिंग मशीन नोट कर लिया था ब्रेन में, वो भी बात आपको देता। सुनिए, इनका कहना मुझे ऐसा लग रहा है, इनका कहना यह है कि मोदी जी को 303 सीटें जो जनता ने दी हैं वो इसलिए दी हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाए रखना, कोई कार्रवाई नहीं। उनको 303 सीटें इसलिए दी हैं कि एक एक पाई वसूल लेना और वसूलने के बाद जेल की सलाखों में डालना, और न्यायपालिका अपना काम करेगी और जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। बीजेपी के आपने कहा, पहली बात तो ये हमारी कमी नहीं हो सकती कि हमारे नेता जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, 100% साफ है। मैं दूसरी बात भी पूरी कर एक आदमी ऐसा नहीं है, बता रहा हूं ना, इसीलिए तो बता रहा हूं। अब आपको मैं एक बड़ी विचित्र बात बताऊंगा। मुकुल रॉय टीएमसी के नेता थे, उन पे सीबीआई की जांच चल रही थी, वो भाजपा में आते हैं। आपको मालूम है 2019 की बात है, उन पे चार्जशीट फाइल होती है। शुभेंदु अधिकारी जी भाजपा में आज भी हैं और भाजपा में रहते उन पे चार्जशीट फाइल हुई और मुकुल रॉय की इंटरोगेशन हुई। लेकिन गजब की बात, वॉशिंग मशीन देखिए, वही मुकुल रॉय हमें छोड़ के टीएमसी में वापस चले जाते हैं। अब आज वो भ्रष्ट हैं, उनकी धुलाई हो गई है टीएमसी की वॉशिंग मशीन में या नहीं, ये सवाल क्या पूछा जाएगा कि नहीं? दूसरा उदाहरण अजीत पवार जी के लिए कहते हैं, तो अजीत पवार जी महावसूली अगाड़ी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उनके साथ जो है ये लोग सब खड़े रहते थे, तब वो ईमानदार थे या नहीं थे? हेलो सर, मेरा नाम शालिनी है। अब सर, सेना की और बहाली की बात हो ही रही है, तो मैं खुद भी आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अग्निवीर जैसे स्कीम्स का क्या फायदा जो हमारी यूथ को ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए वो कर दे, क्योंकि अब जो हमारी यूथ है वो खुद ही पीछे हट रही है अग्निवीर से, वो खुद ही अगेंस्ट हो रही है। तो ऐसी स्कीम्स का क्या फायदा जो यूथ को डिमोटिवेट करे आर्मी ज्वाइन करने से? Thank you for asking that question, and before I answer, 2 facts are very important. मैं देख रहा हूं कि जब मौका लगे तो कुछ तथ्य भी रख दूं साथ में, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। पहली बात, 1 रैंक 1 पेंशन, एक कॉन्सेप्ट, एक योजना कांग्रेस ने बात करी अपने आखिरी बजट में जनवरी 2014 में, केवल 500 करोड़ का बजट छोड़ के चले गए थे, लागू नहीं करी। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। दूसरी बात, हमारे जवान उनके समय में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते थे मानक जी, और
आपको मालूम है वीवीआईपी चॉपर खरीदने के लिए इनके पास रुपया था, बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए नहीं था। 1,86,000 जैकेट्स मांगी थी जवानों ने, 2,30,000 जैकेट बुलेट प्रूफ उनको दी गई। मैंने ये इसलिए उदाहरण दिया, हमारी प्राथमिकता, आप सोल्जर की बेटी हैं, आप पे मुझे गर्व है। आपके फादर को तो मैं खड़ा होकर सल्यूट कर देता है, इतना उनसे मोहब्बत हम लोग करते हैं। आपने कहा अग्निवीर योजना में कमी है। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी, हमारी आर्मी सबसे डिसिप्लिन्ड आर्मी है एंड हमें चाहिए कि हमारे पास एक यंग फोर्स हो, और जब यंग फोर्स होती है उसके बाद वो सर्व करता है तो उसकी भी अपनी कुछ उम्मीदें होती हैं सरकार से, जो पेंशन के तौर पे आती हैं और सुविधाओं के तौर पे आती हैं। अग्निवीर योजना इसलिए बनाई गई, कीपिंग ऑल दी हार्ड रियलिटीज इन माइंड, कि हमारी फोर्स जो है और यंग हो जाएगी, युवा फौज, जो हमें पहाड़ी है वहां पे जरूरत है। दूसरा, किस तरह से हम मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि इकोनॉमिक उस पे जो है क्या जोर पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन के भी तो challenges ये हैं, absolutely। अब और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि प्रोटेस्ट लोकतंत्र में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर 10,000 किसान इकट्ठे हो जाएं तो यह मतलब नहीं है कि जो 11 करोड़ किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई युवा है जिसको अग्निवीर से परेशानी भी है, देयर आर अदर एवेन्यूज, एंड सबसे बड़ी बात, उनका दिल भी जीतना हमारी सरकार को आता है।